एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करा था। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी लेक्चर्स आते रहेंगे, बट बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आई थी। देखो मैंने आपको कितनी बार बोला है, इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। क्रैमिंग नहीं चलती है इसमें, बट इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आना शुरू हो गया तो इसके क्वेश्चन जो है इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इंसान अगर दिमाग से सोचे उस टाइम पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के जो पोर्शन रह गया था वो मैं करवाऊंगा, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कवर करा हुआ है। मॉनेटरी, फिजिकल, टैक्सेशन, इन सब पे इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शेयर भी कर दूंगा। उसमें लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आज आप ये लेक्चर देखने के बाद उन सभी लेक्चर्स को कवर कर लोगे जो जो आपके सिलेबस के हैं। ठीक है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स समझ आने लगी, जो आपको दिमाग में इकोनॉमिक्स का फोबिया है ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द डैश साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है बेसिकली। कौन मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? सबसे पहले तो यही बता दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, कौन प्रिपेयर करता है इसको? आरबीआई प्रिपेयर करती है, रिजर्व बैंक ऑफ प्रिपेयर करती है। किस बेसिस में प्रिपेयर करती है ये भी याद रखो। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मैनुअल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैनुअल निकालता है। कौन निकालता है? मैनुअल निकालता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो बीओपी का मैनुअल निकालता है। उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो क्या करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मेंटेन करती है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो आरबीआई मेंटेन करती है, ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो पैसा आ रहा है फॉर एग्जांपल बाहर वाली कंट्री से डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, यूएसए के डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन सी साइड में जाएगा? बेसिकली ये जो अकाउंटिंग अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आपने अगर एग्जाम बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करी, एफए वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, तो डबल एंट्री सिस्टम पे ये भी बीओपी भी काम करता है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड इसकी भी होती है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कहां पर आता है? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो जो भी इनफ्लो होगा, याद रखना, जो भी पैसा अंदर आएगा, जो भी पैसा इंडिया में आएगा, उस पैसे को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, और सिंबल क्या यूज करते हैं? प्लस सिंबल यूज करते हैं। जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है इनफ्लो के लिए, और जो पैसा बाहर जाएगा आउटफ्लो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो जा रहा है, पैसे की बात हो रही है, सामान की बात नहीं हो रही है। सपोज करो मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ यूएसए में, फॉर एग्जाम्पल मैं बर्गर बेच रहा हूँ, यूएसए में बर्गर बेच रहा हूँ मैं। अगर मैं यूएसए में बर्गर बेच रहा हूँ ना, तो ये सामान बर्गर बाहर जा रहा है, बट पैसा कहाँ पर आ रहा है? इंडिया में। वो हम कहाँ पर काउंट करेंगे? वो हम क्रेडिट साइड में काउंट करेंगे। पैसा कहाँ पर आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। पैसा इंडिया में आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, पॉजिटिव साइड में आएगा। बट अगर सपोज करो यूएसए की एक कंपनी है, हार्ले डेविडसन यहाँ पर है, सपोज करो, इसका पैसा जो है वो बाहर जाएगा, पैसा बाहर जा रहा है, तो वो जाएगा डेबिट साइड में और नेगेटिव, डेबिट साइड के नेगेटिव और क्रेडिट साइड में पॉजिटिव। सर आप ये सब पढ़ा रहे हो, पहले बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? आपने ये तो बता दिया हमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आरबीआई मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल आईएमएफ के तहत मेंटेन करता है। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में जो पैसा इंडिया में आया उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में, पॉजिटिव होता है ये, और जो पैसा बाहर जाता है वो डेबिट साइड में नेगेटिव। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या? देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, एक ट्रांजेक्शन है बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के रेजिडेंट में सब कुछ आ जाते हैं। कोई इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आ जाऊंगा, मेरी कंपनी अवेकनिंग क्लासेस भी आ जाएगी, छोटी है बट कंपनी तो है ना, एक मेरी कंपनी अवेकनिंग क्लासेस भी आ जाएगी, गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो रेजिडेंट में खाली इंडिविजुअल नहीं है या खाली गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कंपनी, किसी कंपनी में बाहर से पैसा आ रहा है, उसको भी आप काउंट करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इंडियन गवर्नमेंट को कोई पैसा दे रहा है बाहर से, वो भी पैसा काउंट होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को पैसा दे रही है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, याद रखना ये चीजें। और बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो ट्रांजेक्शन आती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के रेजिडेंट्स, इंडिविजुअल्स, आगे रेजिडेंट्स में इंडिविजुअल कंपनीज या गवर्नमेंट खुद, ये क्या ट्रांजैक्शन करते हैं बाहर वाली कंट्रीज के साथ, उस सारी ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान में सामान लेने जाते हो, चलो वैसे तो दुकान में सब सिंगल एंट्री पे काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में डबल एंट्री का काम चलता है। कोई भी सामान अगर आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा तो वो भी एक अकाउंट मेंटेन करता है सभी ट्रांजैक्शंस का। उसी तरह ये भी, जो भी फॉरेनर्स के साथ हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, कंपनी लेवल पे हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, उन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कौन मेंटेन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करती है हमारी आरबीआई, अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैनुअल्स होते हैं जो आईएमएफ ने दिए हुए हैं। मुझे लगता है 6 के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है?
बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? रियल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। देखो इसमें रियल अकाउंट नहीं है, नॉट पूछा ना, कौन सा कंपोनेंट नहीं है पूछा, नॉट। ये चीज ध्यान से देखा करो एग्जाम में, ये चीज जो है ना इससे मार्क्स लेस होते हैं, हम नॉट नहीं पढ़ते हैं। तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से कंपोनेंट है फिर? देखो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम अटैच कर दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन अगर आपको पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शनें आएंगी जिसमें कोई एसेट या लाइबिलिटी में चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी यूएसए में कोई एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर अगर मैं यूएसए में बहुत बड़ी कंपनी खरीद रहा हूं तो बेसिकली वो मेरे लिए एसेट है, तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। वो कौन से अकाउंट में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो जब भी हम एसेट या फॉर एग्जांपल मैं यूएसए की किसी कंपनी से, मेरी कंपनी लोन ले लेती है, अगर मेरी कंपनी यूएसए की कंपनी से लोन ले लेती है तो बेसिकली वो लायबिलिटी है, मुझे वो लोन वापस चुकाना है, तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। अगर कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी में चेंज आ रहा है या एसेट में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। यूएसए की कंपनी इंडिया में भी कंपनी कोई खरीद सकती है, ठीक है, उसी तरह यूएसए का पर्सन इंडिया से भी लोन ले सकता है, बट ये सारे करंट अकाउंट में नहीं आएंगे। ये कौन से अकाउंट में आएंगे? कैपिटल अकाउंट। जहां पर भी एसेट और लायबिलिटी की बात होगी तो वो सारी चीजें आपने कहां पर डाल देनी है? वो कहां पर डाल देनी है? कैपिटल अकाउंट। और जो इनको छोड़ के बाकी होंगी वो सारी करंट अकाउंट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करो मैं कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं, मर्चेंडाइज में आती है गुड्स की बात। मर्चेंडाइज क्या होता है? आपके गुड्स, कोई भी सामान, दो चीजें होती है ना, एक होता है, देखो मर्चेंडाइज को गुड्स या विजिबल चीजें बोलते हैं जो आपको दिखती हैं, एक होती है इनविजिबल चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कंटेंट जो है वो पाकिस्तान का पर्सन भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, पाकिस्तान का पर्सन भी पढ़ रहा हो, इकोनॉमी तो वो भी पढ़ते होंगे। तो अगर पाकिस्तान का पर्सन भी मेरा कंटेंट पढ़ रहा है तो क्या मैंने कोई सामान भेजा वहां पर? कोई विजिबल गुड देखा? नहीं भेजा, मैंने सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की, वो सर्विसेज सारी आ जाती है इनविजिबल में। तो उसके लिए मुझे कुछ पेमेंट आ रही है अगर, तो वो करंट अकाउंट में आएगी। और कौन सी करंट अकाउंट में आएगी? इनविजिबल वाले पार्ट में आएगी, सर्विसेज वाले पार्ट में आएगी, ठीक है। तो करंट अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज में गुड्स की बातें होती है, विजिबल चीजों की बातें होती हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, वो सारा किस में आएगा? मर्चेंडाइज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सामान बाहर बेचता हूं, उसका जो पैसा आएगा करंट अकाउंट में ऐड होगा। अगर मैं बाहर से सामान खरीदता हूं तो मैं पैसा बाहर भेज रहा हूं, तो वो भी कहां पर आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अगर पैसा अंदर आ रहा है तो आपने डालना है क्रेडिट साइड में प्लस होगा, अगर पैसा बाहर जा रहा है तो आपने डालना है डेबिट साइड में, वो माइनस होगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो है करंट अकाउंट का, इनविजिबल। इनविजिबल में मतलब जहां पर आपने कोई विजिबल चीज नहीं, कोई गुड की सप्लाई नहीं करी, यहां पर सर्विसेज सेक्टर आ जाता है। इनविजिबल में तीन चीजें आ जाती है, एक तो सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन जो मैंने आपको बताया, कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो दीज आर जस्ट सर्विसेज, तो ये इनविजिबल का पार्ट आ जाता है, इसका भी पैसा करंट अकाउंट में ही आता है। फैक्टर इनकम, देखो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ। एक लैंड जिसके लिए क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद एक कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। और एक आगे लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, ठीक है। ये चार चीजें क्या आती है? फैक्टर्स ऑफ इनकम, ये फैक्टर इनकम होती है। फैक्ट्री की प्रोडक्शन में जो चार चीजें रोल प्ले करती हैं उनको फैक्टर इनकम मिलती है। ये सारी फैक्टर इनकम जो है वो भी किस में आती है? फॉर एग्जांपल कोई इंप्लॉय है बाहर, वो पैसा भेज रहा है, फैक्टर इनकम में आएगा, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखें। तो प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारा किस में आएगा? वो ध्यान से सुनो इस चीज में, ये माइन्यूट सा डिफरेंस आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए में कंपनी खरीदी, जब मैं कंपनी खरीद रहा हूं ना तो मेरा पैसा बाहर जा रहा है, वो लायबिलिटी, वो क्या है? वो मेरा एसेट क्रिएट हुआ, वो मेरा एसेट क्रिएट है, वो कहां पर आएगा? कैपिटल में आएगा। बट अब वो कंपनी हर साल मुझे प्रॉफिट देगी, वो प्रॉफिट कहां पर आएगा? वो प्रॉफिट करंट अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो जो मैंने कंपनी खरीदी, जो मेरा एसेट क्रिएट हुआ, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट कहां पर आएगा? प्रॉफिट करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में भी कहां पर आएगा? फैक्टर इनकम में आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद ट्रांसफर वो चीजें होती है, देखो यहां पर अगर कोई मुझे पाकिस्तान से पैसे भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और वो यूट्यूब को दे रहा है, यूट्यूब अगर मुझे पैसे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, बट ट्रांसफर्स में आप कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फॉरेन में पर्सन है, वो मुझे गिफ्ट प्रोवाइड करता है तो वो ट्रांसफर में आ गया। वो मुझे कुछ गिफ्ट देता है तो वो ट्रांसफर, गिफ्ट के बदले मैं थोड़ी कुछ दे रहा हूँ तो वो ट्रांसफर्स में आ गया। फिर कोई ग्रांट, फॉर एग्जांपल कोई एक गवर्नमेंट दूसरी इंडियन गवर्नमेंट मॉरिशियस को अगर पैसा दे रही है तो वो एक ग्रांट की फॉर्म में जाएगा, तो वो काउंट होगा। देन रेमिटेंसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत से इंडियंस जो है वो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज में जाते हैं, कनाडा यूएस में जाते हैं, तो वहां से वो पैसा अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, तो वो क्या होता है? रेमिटेंसेज। वो रेमिटेंसेज भी कहां पर आता है? करंट अकाउंट। देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा करंट अकाउंट में आता है, कौन सा
कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो एक क्वेश्चन में इतनी चीजें थी बताने वाली। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो पैसा आ गया जिसमें एसेट या लाइबिलिटी की बात होती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल फॉरेन की कंपनी इंडिया में कोई इन्वेस्ट करी है पैसा, चाहे वो एफडीआई के थ्रू करिए, एफआईआई के थ्रू करिए, जिस तरह से भी इन्वेस्ट करिए पैसा, तो वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो एसेट उनके लिए क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली ये एसेट की बात है, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर हम लोन लेते हैं कहीं से या कोई कंट्री हमसे लोन लेती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जो बाहर से लोन लिया जाता है, तो वो सारे भी कैपिटल अकाउंट में आते हैं। फिर बैंकिंग कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल एनआरआई को पैसा इंडिया में डिपॉजिट करता है, तो भाई हमें उसको चुकाना है ना, एक तरह की लाइबिलिटी है हमारे बैंक्स के लिए, तो बेसिकली ये भी किस में आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल इन शॉर्ट, जहां पर भी एसेट की या लाइबिलिटी की बात होती है वो कैपिटल अकाउंट, उसको छोड़ के बाकी जो सारा पैसा वो करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट में एक तो गुड्स की बात होगी, दूसरा इनविजिबल। इनविजिबल में आप सर्विस प्रोवाइड करें उसमें पैसा आ सकता है। फैक्टर इनकम है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी खोली है, जब आपने कंपनी खोली वो एसेट था, वो कैपिटल अकाउंट में था, बट उसमें जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है हर साल, वो किस में आएगा, करंट अकाउंट में, फैक्टर इनकम में आएगा। ठीक है, और तीसरा ट्रांसफर्स वाला पैसा। ट्रांसफर्स वाला पैसे में गिफ्ट्स, ग्रांट्स या रेमिटेंसेज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ट्रांसफर पेमेंट में। आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ आएगा, और थैंक्स टू द बुक जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो उनको भी क्रेडिट दे देते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके साथ साथ ना एक चीज अभी यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखो इंडिया का क्या, इंडिया की सिचुएशन बता देता हूँ, इंडिया का क्या हिसाब है अभी। देखो अगर मैं बात करूँ, एक मेरे पास एक डेटा था 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रांजैक्शंस होती है वो एक साल की अकाउंटिंग ईयर की ऐड होती हैं। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का डेटा मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि इंडिया का क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिचुएशन। देखो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में हमारा क्या है, नेगेटिव में $100 बिलियन। ठीक है, कितना, नेगेटिव में $100 बिलियन। इसका मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव में चल रहे हैं, करंट अकाउंट में हम नेगेटिव में चल रहे हैं। नेगेटिव में चलने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव होता तो पैसा अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया में आ रहा है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब पैसा बाहर जाए, मतलब $100 बिलियन यहाँ से पैसा बाहर जाए। क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हम कितनी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट में इंडिया की सिचुएशन ये थी, कैपिटल अकाउंट में इंडिया का था $150 बट पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिस दैट तो ये पैसा इंडिया में आ रहा है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन दोनों करंट कैपिटल को ऐड करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बना 50। इन दोनों को ऐड करना है 50, लेकिन हमेशा हमें क्या करना होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो बनाना होता है। अब मुझे बताओ, ये जो 50 बचा हमारे पास $50 बिलियन, इसको जीरो बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस $50 बिलियन को कहां पर ऐड कर देगी, अपने रिजर्व्स में। आपने सुना होगा ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इंडिया इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड करेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस तब होता है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इंडिया में $50 बिलियन एक्स्ट्रा आ गए, अंदर आए, इनफ्लो हुए। इसका मतलब जब इंडिया में $50 बिलियन एक्स्ट्रा पड़े हो, तो वो आरबीआई क्या करेगा, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रख लेगा। मतलब वो एक अकाउंट मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व, उसमें इस $50 बिलियन को डाल देगा। अगर सपोज करो किसी साल बैलेंस ऑफ पेमेंट चल जाता है -$30 बिलियन, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने अकाउंट से जो इसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा था उसमें से $30 बिलियन जो है बीच में डाल देगी। तो उस केस को बोलते हैं डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। उसको बोलते हैं डेफिसिट वाली कंडीशन। डेफिसिट वाली कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है, मतलब पैसा जो है इंडिया में कम आ रहा है, बाहर जा रहा है। उस केस में आरबीआई को अपने रिजर्व से पैसा डालना पड़ता। देखो यार मेरी बात सुनो, आपने एक बैंक, सिंपल समझते हैं, आपके बैंक में पड़े हुए हैं मान लेते हैं ₹20,000, आपका इस महीने का खर्चा जो है, आपकी इनकम थी 15,000, बस इस महीने में आपके 12,000 ही खर्च हुए, 3,000 बच गए, तो आप बैंक में डाल दोगे। जहां पर आपके बैंक में 20,000 पड़े थे वहां पे 23,000 हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर सपोज करो आपकी इनकम तो 15,000 ही है, बट आपके घर में शादी थी, इस महीने में खर्चा हो गया 25,000, अब आपको 10,000 चाहिए, तो वो कहां से निकालोगे भाई, वो उस बैंक से ही निकालोगे। तो यही सेम केस है, जब भी पैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में पैसा होगा, मतलब हमारे पास इनफ्लो ज्यादा, तो हम उसको रिजर्व्स में डाल देंगे, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। जब भी सरप्लस होगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, क्योंकि वो पैसा हम फॉरेक्स रिजर्व में डाल देते हैं। और जब भी सरप्लस की जगह डेफिसिट होता है तो पैसा कम होता है, पैसे को पूरा करने के लिए हम रिजर्व से पैसा निकालते हैं, तो रिजर्व कम होता है। तो ये चीज याद रखना, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। और जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा, तो हमें तो फॉरेक्स रिजर्व से ही तो पैसा निकालना है भाई, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो बेसिकली जो करंट अकाउंट,
प्लस कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ें यहीं पे लिख लो, यही बनाती हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट और यही बताती हैं कि कितना चेंज होगा रिजर्व में। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा तो रिजर्व बढ़ेगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा तो रिजर्व कम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, देखो करंट अकाउंट में ना हमारा चलता ही डेफिसिट है। क्यों डेफिसिट चलता है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। क्योंकि देखो तेल भी बाहर से आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से आती हैं, इसलिए हमारा क्या है करंट अकाउंट में हमेशा डेफिसिट रहता है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, ट्रेड में मतलब गुड्स की बात करें, देखो गुड्स सेक्टर में यहाँ पर भी करंट अकाउंट के दो पार्ट है। करंट अकाउंट में एक तो गुड्स वाले पार्ट है, एक इनविजिबल वाला पार्ट है। गुड वाले पार्ट में हमारा डेफिसिट चलता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा। बट इनविजिबल वाले पार्ट में ना यहाँ पर हमारा जो है सरप्लस होता है। क्यों सरप्लस होता है? क्योंकि आपको पता है इंडिया सर्विसेज सेक्टर में अच्छा है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर इनकम भी थोड़ी बहुत आ जाती है, बट ट्रांसफर्स रेमिटेंसी बहुत ज़्यादा आते हैं। $100 बिलियन अभी तक पहुंच गए रेमिटेंसीज हमारे, तो बेसिकली रेमिटेंसी भी ज़्यादा। तो इनविजिबल वाले पोर्शन में हमारा सरप्लस है, मर्चेंडाइज वाले पोर्शन में हमारा डेफिसिट है। बट ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या है, सरप्लस है, उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मेंटेन। कई बार हमारा पैसा जब पूरा नहीं होता बाहर से लोन भी ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। और ओवरऑल हम इतना लोन बाहर से नहीं लेते हैं। एफडीआई बेसिकली इंडिया में बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट जो है पॉजिटिव रहता है। इतना डीप नहीं जाना है, बट जो भी चीज़ें मैंने बोली, करंट अकाउंट में क्या सिचुएशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा डेफिसिट रहता है, बट सर्विसेज सेक्टर में इनविजिबल में हमारा सरप्लस होता है। ओवरऑल करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव होगा रिजर्व बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा तो रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया ना, मतलब सुन के कि ये इतना मुश्किल है दिस दैट, वीडियो को रिवाइंड करना, समझ जाओगे। एक दो बार सुनना, इकोनॉमिक्स थोड़ी एक बार समझ आने वाली बात है। और अगर समझ नहीं आई हो तो क्रैम मत करना, क्रैम में एग्जाम में जाके गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको समझ के ही करना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नोन है। जब आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, वो किसका पार्ट है? अब सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट समझ लिया है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉमिनल ट्रेड में आते हैं, इनविजिबल विजिबल में नन ऑफ द। बताया आपको सर्विसेज किस में आती है, इनविजिबल। अगर कोई हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई डॉक्टर है वो चेकअप प्रोवाइड करता है, तो भाई वो देखेगा आपको, वो कोई आपको हाथ में दवाई थोड़ी दे रहा है, तो चेकअप कर रहा है। दवाई देगा तो वो गुड्स में आएगा, बट सिर्फ चेकअप वो सर्विसेज सेक्टर में आता है, ठीक है। तो इनविजिबल ट्रेड में आता है ये चीज़ें। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर द अकाउंट ऑफ। देखो अगर आप मशीनरी और इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगवा रहे हो, अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो, पहली बात पैसा अंदर आएगा कि पैसा बाहर जाएगा? अगर आप बाहर से मंगवाए तो पैसा तो बाहर जाएगा। जब भी पैसा बाहर जाता है वो कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में। ये तो काट ही दो, ठीक है वो डेबिट साइड में आएगा। इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। अब मुझे बताओ कि इंपोर्ट जो होता है मशीनरी का या इक्विपमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप कोई फॉरेन कंट्री में एसेट वगैरह ले रहे हो? नहीं। तो इंपोर्ट कोई भी अगर आप गुड्स मंगवा रहे हो तो वो किसका पार्ट है? वो आपका करंट अकाउंट का पार्ट है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तो डेबिट साइड में आएगा, दूसरा करंट अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। डेबिट साइड में क्यों आया? क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो भाई। जब आप किसी सामान को इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो ये डेबिट साइड में और करंट में आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शंस लाइक। जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? फॉरेक्स रिजर्व में चेंज होना, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अबॉर्ड, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही आता है। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम, अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, मतलब उधार ले रहे हो या उधार दे रहे हो, ये भी किस में आता है? कैपिटल। अगर ये दो भी आते होते ना तभी भी ऑल ऑफ द अबव में ही टिक करना था। तो बेसिकली ये तीनों ही किसका पार्ट है? हमारे कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स ये सारी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे बोरोइंग्स लेन देन हो, चाहे फॉरेक्स से, सारा कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट, ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? ट्रेड मतलब गुड्स का ट्रेड, उसमें डेफिसिट है। ट्रेड्स में डेफिसिट होने का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, डेफिसिट है ना। देखो ना, ट्रेड में डेफिसिट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा आएगा इंडिया में। बट ये बोल रहे हैं ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंडिया में पैसा कम आ रहा है, तो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन हो गया, इसमें तो इतना सोचने वाला था ही नहीं। अगर ट्रेड सरप्लस बोलता ना तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। इंपोर्ट मतलब सामान आप कम मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब आप बेचते ज़्यादा है। तो अगर आप ज़्यादा बेचोगे ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब भी सरप्लस है इसका मतलब इंडिया में पैसा ज़्यादा आ रहा है, और जब भी डेफिसिट है इंडिया में पैसा कम आ रहा है, ठीक है, पैसा बाहर जा रहा है। डेफिसिट है इसका मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कम है इंपोर्ट से। तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, हाँ ये एक और कंसेप्ट है, ये भी देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर एक्टिविटीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर ट्रांजैक्शन। देखो
वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो डिपेंडेंट है अदर एक्टिविटीज में। आप देखो, एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बिना किसी डिपेंडेंस के, ठीक है, और दूसरी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो इस ट्रांजेक्शन पे डिपेंड होके, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन किसी पे डिपेंड है, किसी और ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होती है एक्यूमुलेटिंग, एक होती है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं सामान लेना चाहता हूँ यूएसए से, तो मैं कोई सामान ले रहा हूँ, तो वो कौन सी है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो किसी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसा डाला बीओपी में, अब वो बेसिकली आपने पैसा क्यों डाला, वो ट्रांजैक्शन आपने क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट चल रहा था। वो कौन सी हो जाएंगे, एक्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो जो ट्रांजैक्शन किसी और एक्टिविटी पे डिपेंड है, फॉर एग्जांपल पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्ट करी चीजें, पैसा चला गया बाहर, सारा सारा पैसा बाहर चला गया, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया। अब वो जो मैंने ट्रांजैक्शन करी थी, बाहर से सामान मंगाया, वो तो ऑटोनॉमस थी, मैंने किसी को पूछने के नहीं कि मैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करी। बट अब गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा निकाल के वहां पर डालना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करने के लिए। वो जो पैसा गवर्नमेंट डालेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करने के लिए, अब वो ट्रांजैक्शन होगी एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट करी है वो बेसिकली मेरी ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर मैं ट्रांजैक्शन, अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करता तो गवर्नमेंट को पैसा बचता, ठीक है। अगर मैं एक्सपोर्ट कम कर रहा हूं, इसका मतलब गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है अपने रिजर्व से, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है एक्यूमुलेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो ट्रांजैक्शन है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करने के लिए एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, ठीक है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट बनाते हैं ना, तीन चीजें आती हैं, एक तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन, एक एरर एमिशन होता है, ठीक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एमिशन भी देखता है। कई बार गवर्नमेंट देखता है कुछ एरर, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर कंपनी सारी ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट रिकॉर्ड थोड़ी कर सकती है, इसलिए वो एरर या फैक्टर भी रखती है ताकि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो बनाया जाए। ये चीजें आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसीव्ड। अगर पेमेंट ज्यादा हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट से, ठीक है, जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, पेमेंट ज्यादा कर रहे हो आप फॉरेन एक्सचेंज की, रिसिप्ट आपकी कम आ रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस या नन ऑफ द। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, डेफिसिट ही होगा ना। आपकी पेमेंट ज्यादा, पैसा बाहर ज्यादा दे रहे हो, पैसा आ कम रहा है, तो भाई आपका डेफिसिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है किसके लिए, बिजनेस ईयर, न्यू ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है फॉर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी इकोनॉमी का किस सेक्टर के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, एक्सटर्नल सेक्टर, हाँ बिल्कुल एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब हम इंडिया के बाहर जो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड है, वो सारा आता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इकोनॉमी का जो है किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है सरप्लस, ठीक है। फेवरेबल का मतलब होता है सरप्लस, अनफेवरेबल का मतलब है डेफिसिट, बैलेंस का मतलब है जब जितना करंट है उतना कैपिटल है, ठीक है। तो अगर फेवरेबल है इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड में सिर्फ गुड्स आती हैं। तो अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है मतलब सरप्लस है ट्रेड में, उसका मतलब क्या है, इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, सरप्लस है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर, वो तो बैलेंस्ड हो गया ना। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, सरप्लस है इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इंपोर्ट से, आप मंगवा कम रहे हो, बेच ज्यादा रहे हो, तो इसका मतलब आपको पैसा ज्यादा आएगा। तो सरप्लस है मतलब पैसा ज्यादा आएगा, तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगर बोलता अनफेवरेबल तो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसिप्ट। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसफर पेमेंट वो रिसिप्ट होती है जो रेजिडेंट कंट्री का गेट करता है फॉर फ्री, उसको फ्री की मिलती है, ठीक है, विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। आपको गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते इन रिटर्न, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। इसमें गिफ्ट ग्रांट्स आते हैं, पेंशन आती है, रेमिटेंसेज आते हैं, ये सारे ही तो आते हैं। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, आपकी पेंशन आ रही है, इसके बदले में कुछ नहीं जा रहे हो। जब तो एम्प्लॉय थे तो सर्विसेज दे रहे थे, बट पेंशन में तो नहीं आ रहा ना, रेमिटेंसेज में कुछ पैसा आ रहा है, तो वो ये तीनों ही किसका पार्ट है, ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके साथ इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो गया, इनके आंसर डाल दिए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यू, देखो फाइनेंस एसआई का मॉक टेस्ट शेड्यूल 20 को पहला टेस्ट हुआ था, अभी भी आप इनरोल करोगे इस टेस्ट को वापस दे सकते हो, बिकॉज अनलिमिटेड है और डेट फिक्स के बाद भी आप दे सकते हो। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट होना है 23 फेब को। देखो इन टेस्ट को दो, इनरोल करो। इनरोल कैसे करना है, हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पर जाके इनरोल कर सकते हो। मैं एक लिंक डाल दूंगा, 5-6 मिनट की वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाए किस तरह से आपने इनरोल करना है, ठीक है। आप इन टेस्ट को दो,
और देखो कि क्या क्या आपकी कमियां हैं। उन कमियों को, फॉर एग्जांपल आप 23 को कल टेस्ट दोगे, फिर 2 दिन उन कमियों को रिवाइज करके 26 को अगेन टेस्ट है। इसी तरह 3 मार्च तक आपके 5 टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन टेस्ट को जरूर दो, बहुत अफोर्डेबल कास्ट में, आप जाके देख लेना, आपको भी पता चलेगा। और जो क्वेश्चंस डाले गए वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो बच्चे हैं जिनको एक पहले मॉक में एक दिक्कत आ रही थी कि सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिख रहे थे, उनका भी सोल्यूशन हमने निकाल दिया, बहुत जल्दी मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ वगैरह हम वही शेयर करते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम वही आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर कोई टॉपिक है आपको चाहिए फाइनेंस एसआई में, उसमें आना चाहिए लेक्चर, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस पर लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।